हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं एक बार बता दूँ आपको फिर से कि अभी तक की हमारी जो क्लासेस हो चुकी हैं, हमने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को, उसके एसेंशियल्स को, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जान लिया। और कल की जो प्रीवियस क्लास होकर चुकी है वहाँ पर हमने ऑफ़र को, टाइप्स ऑफ ऑफ़र को और एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र विथ लीडिंग केस उसके साथ में अच्छी तरह से हमने कल उसे जान लिया है। आज की आपकी जो एक क्लास है, रिवीजन क्लास डे 3, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस के बारे में तो सबसे पहले हमें ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि जो ये एक्सेप्टेंस है उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ डिफ़ाइन करा गया है। तो उसे डिफ़ाइन करा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में उसे डिफ़ाइन करा गया है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है? पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, वो व्यक्ति जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है उस प्रपोजल पर अपनी सहमति दे देता है, तब ऐसा माना जाता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया है। और एक बार अगर प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया तो वो प्रॉमिस बन जाता है। अगर ए ने बी को एक ऑफ़र बनाया कि वो बी को अपनी कार 5 लाख में बेचना चाहता है, यहाँ पर ऑफ़र किसके लिए बनाया गया? बी के लिए। बी कौन है? ऑफरी है। तो यहाँ पर प्रपोज़ल किसको बनाया गया? बी को बनाया गया। जब बी इस प्रपोज़ल पर अपनी सहमति दे देता है, जब बी इस प्रपोज़ल पर अपनी सहमति दे देता है तो ये माना जाएगा कि ये प्रपोज़ल एक्सेप्टेड हो चुका है। और एक बार जब प्रपोज़ल एक्सेप्टेड हो जाता है तो वह प्रॉमिस बन जाता है, और वो प्रॉमिस बनते ही दोनों पार्टीज़ पर वो बाउंड हो जाता है। अब ये तो हमने बात कर ली डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में बताई गई है। अब हम यहाँ पर उसके रूल्स, उसके एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एसेंशियल्स के बारे में। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर ए है और ए कह रहा है कि वो अपना स्कूटर बी को बेचना चाहता है, क्या बी खरीदने के लिए तैयार है 75,000 रुपये में? सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर ये जो ऑफ़र है वो किसके लिए बनाया गया है? ये प्रपोज़ल बनाया गया है बी के लिए। तो जिस व्यक्ति के लिए प्रपोज़ल बनाया गया है, एक्सेप्टेंस भी उसी व्यक्ति की तरफ से दी जानी चाहिए। देखिए रूल क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। जिस व्यक्ति के लिए ऑफ़र बनाया गया है, एक्सेप्टेंस भी उसी व्यक्ति की ओर से आनी चाहिए। चलिए एक बात और क्लियर कर लीजिए। सपोज़ करिए ए ने ऑफ़र बनाया स्कूटर बेचने का 75,000 रुपये में बी के लिए, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस आई है वो बी की तरफ से ना आकर जो बी का फ्रेंड है सी, उसकी तरफ से दी गई है। यहाँ पर जो ये फ्रेंड सी है, इसको ना तो बी ने ऑथराइज़ किया था एक्सेप्टेंस देने के लिए और ना ही प्रपोज़ल इसको बनाया गया था। क्या यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सी ने जो एक्सेप्टेंस दी है वो एप्लीकेबल होगी? ऑफ कोर्सली नॉट। क्यों? क्योंकि रूल साफ कह रहा है कि एक्सेप्टेंस हमेशा से उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है। जिसका लीडिंग केस आप रीड कर चुके हैं पहले भी, बोल्टन वर्सेस जॉनसन का है। कॉर्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, आपको मैंने पहले भी कल भी बताया था, ये जनरल ऑफर का लीडिंग केस है। वहीं पर अगर आपसे बात की जाए कि जब कोई ऑफ़र, जनरल ऑफ़र बनाया गया है, जनरल ऑफ़र मतलब पब्लिक एट लार्ज, जब कोई ऑफ़र पब्लिक के लिए बनाया गया है, जनरल ऑफ़र बनाया गया है, तब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कैसे किया जा सकता है? तब उस ऑफ़र को किसी पार्टिकुलर पर्सन द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी कंडीशंस को फुलफ़िल करके, बाय कंडक्ट। कैसे? जो कंडीशन लगाई गई थी उन कंडीशंस को फुलफ़िल करके बाय कंडक्ट उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जाएगा। और कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इसका लीडिंग केस है।
केस तो याद होगा आपको, क्योंकि इस केस में क्या बताया गया था, जब कंपनी ने दवाई निकाली तो जो महिला थी उसने उस दवाई को जिस रूप में बताया गया था ठीक वैसे ही उसी डायरेक्शन में उस महिला ने उस दवाई को लिया है। तो यहाँ पर उसने अपनी एक्सेप्टेंस इस ऑफर के लिए कैसे दी थी, बाय कंडक्ट दी थी, बाय इम्प्लाइड दी थी, उन कंडीशंस को फुलफिल करके अपनी एक्सेप्टेंस दी थी उसने। याद रखिएगा, जब भी ऑफ़र जब बनाया गया है, जिस व्यक्ति के लिए बनाया गया है उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस जाती है, और एक्सेप्टेंस जब भी दी जाती है वो हमेशा से एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होती है। मतलब क्या है इसका, ए है, उसने ए ने डीवीडी प्लेयर बी को 2500 रुपये में बेचने का ऑफ़र किया है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर जब बी की एक्सेप्टेंस देने की बारी आई तो बी को एक्सेप्टेंस कैसे देनी चाहिए, एसेंशियल क्या कहता है, बी की तरफ से कैसे कंडीशन, कैसी एक्सेप्टेंस जानी चाहिए, बी की तरफ से एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल जानी चाहिए। मतलब हाँ भैया, बी तैयार होना चाहिए डीवीडी प्लेयर खरीदने के लिए 2500 रुपये में ही, पर अगर बी ये कहता है कि वो इसे 2500 में नहीं सिर्फ 2000 रुपये ही ए को पे करेगा और डीवीडी प्लेयर खरीदने को तैयार है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस कैसी हो गई, ये एक्सेप्टेंस हो गई कंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्यों, क्योंकि आपने जो मेन ऑफर था, जो ओरिजिनल ऑफर था वो तो रिजेक्ट हो गया अब आपका, ये बन गई कंडीशनल एक्सेप्टेंस। जबकि एक्सेप्टेंस करने के लिए मेन रूल क्या है, मेन एसेंशियल क्या है कि एक्सेप्टेंस हमेशा से एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट। भाई जब आपको ऑफर बनाया गया है, जिस व्यक्ति के लिए ऑफर बनाया गया है उस व्यक्ति की तरफ से, जैसे ए ने ऑफर बनाया बी के लिए, तो जब बी के लिए ऑफर बनाया गया है तो बी अगर अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है तो ज़रूरी होगा कि बी की यह एक्सेप्टेंस ए तक कम्युनिकेट होनी चाहिए, ए तक पहुंचनी भी चाहिए। इसका लीडिंग केस कौन सा है, ये रेलवे कंपनी वाला एक लीडिंग केस है। एग्जाम्पल और क्लियर कर देते हैं। जैसे सपोज करिए ए है, उसने कोई ऑफ़र बनाया बी के लिए, ठीक है, और वो ऑफ़र बी को बहुत अच्छा लगा और बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्टेंस कर लिया। जो भी उसने डॉक्यूमेंट वगैरह भेजे थे वो बी ने स्वीकार कर लिए, पर बी ने क्या करा, बी ने उसे अपने जो उसकी टेबल की डोर थी उसने अपने एक्सेप्टेंस के लेटर को वहाँ उस टेबल की डोर में रख दिया। उसने उस लेटर को ए तक कम्युनिकेट ही नहीं होने दिया। जबकि मैंने अभी कहा था आपको कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर यह जो बी था इसकी ड्यूटी बन रही थी कि अगर आप ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप ए को इस बात को कम्युनिकेट करिए, आप उसकी भी जानकारी में इस बात को लाइए। इस संबंध में आपको याद होगा कल आपने रीड भी किया था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट, और आपने उसका लीडिंग केस भी देखा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। ठीक वैसे ही एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट किया जाना बेहद ज़रूरी होता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन एराइज होता है, जब एक्सेप्टेंस दी जा रही है तो किस तरीके से दी जाएगी। भाई बहुत सिंपल है, अगर ए अपना स्कूटर बी को 25,000 रुपये में बेचने की पेशकश करता है, अब यहाँ पर जो बी है उसकी तरफ से जो एक्सेप्टेंस दी जाएगी वो किस तरह से दी जाएगी, वो कौन से तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस को देगा। तो अगर यहाँ पर जो ऑफरर है ए, उसने यहाँ पर कोई तरीका प्रेस्क्राइब्ड कर दिया है एक्सेप्टेंस देने का, तो उस तरीके को बी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। सपोज करिए ए ने कह दिया हो कि बी आप अपनी एक्सेप्टेंस हमको कैसे देंगे, आप हमें मेल करके, ईमेल करके अपनी एक्सेप्टेंस हम तक पहुँचाएंगे। उसने तरीका प्रेस्क्राइब कर दिया, पर अगर उसने कोई तरीका बताया ही ना हो तब अपनी बी एक्सेप्टेंस कैसे देगा। तो जो भी रीज़नेबल तरीका होता है, जो भी रीज़नेबल मोड होगा, उस आधार पर वो अपनी एक्सेप्टेंस ए तक पहुंचा देगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, एक्सेप्टेंस जब दी जाएगी तो कितने टाइम पीरियड में दी जाएगी। अगर यहाँ पर
ऑफरर की तरफ से टाइम पीरियड तय कर दिया गया है तो उतने टाइम पीरियड में एक्सेप्टेंस दे दीजिए। पर अगर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है ऑफरर की तरफ से, तो यहाँ इस संबंध में जो भी रीजनेबल टाइम होता है उस रीजनेबल टाइम के भीतर अपनी एक्सेप्टेंस बी के द्वारा ए को पहुंचा दी जानी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, अलग से बाकायदा पेपर में एक अलग पॉइंट के रूप में पूछा जाता है, जिसका एक लीडिंग केस है फेल्टे हाउस वर्सेस विडले का। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। फेल्ट हाउस वर्सेस विडले का जो केस है मैं उसी केस के माध्यम से आपको बताती हूँ। इस केस में एक अंकल हैं और उसका एक नेव्यू है और उस नेव्यू के पास बहुत सारे हॉर्सेस हैं। अंकल जो हैं वो इस नेव्यू से कहते हैं कि आपके पास जो इतने सारे हॉर्सेस हैं उसमें से हमें ये वाला जो हॉर्स है, वन हॉर्स, वो हमें बहुत पसंद है, हम इसे ख़रीदना चाहते हैं। इसलिए वो अपने नेव्यू को एक लेटर लिख कर देते हैं। वो अपने नेव्यू से कहते हैं कि अगर आपने हमें 1 वीक में जवाब नहीं दिया तो हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि आप हमें इस हॉर्स को बेचने के लिए तैयार हैं। रूल देख लीजिए, रूल कहता है मेयर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। यहाँ पर जो नेव्यू था उसने अपने अंकल को कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके पास एक मैनेजर था विंडले नामक। उसने अपने मैनेजर को यह कह दिया कि मैनेजर साहब ये जो हॉर्स है ये हमारे अंकल को पसंद है, हम अपने अंकल को बेचेंगे। अभी आप रूल कर आए हैं, अभी आप एसेंशियल जान कर आए थे कि एक्सेप्टेंस हमेशा से कम्युनिकेट होनी चाहिए। यहाँ पर अगर नेव्यू उस हॉर्स को बेचने को तैयार भी है तो भी यहाँ पर इसकी ड्यूटी बन रही थी कि यह इसे कम्युनिकेट करता अपने अंकल को, जो कि इसने नहीं करा। यहाँ पर इसने मैनेजर से कह दिया था। अब किसी दिन ऑक्शन हुई, नीलामी हुई और वो हॉर्स जो अंकल को पसंद था वो भी नीलामी में बिक गया। अंकल को इस बात की खबर पता चली। अंकल ने मैनेजर विंडले के खिलाफ एक सूट फाइल करा इस संबंध में। अब यहाँ पर क्या तय किया जाएगा भाई? सबसे पहली बात तो ये कि जो नेव्यू था उसकी ड्यूटी बन रही थी कि आप अंकल को डायरेक्टली कम्युनिकेट करते, मैनेजर को कम्युनिकेट करने का क्या मतलब था। और दूसरी बात एक ये कि अंकल का ये कहना कि अगर आपने हमें 1 हफ्ते में जवाब नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हमें 1 हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो हम ये मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे कि आपने अपना हॉर्स हमको बेच दिया है, आप हमारे ऑफर को स्वीकार कर चुके हैं। जबकि एसेंशियल बहुत क्लियर कर चुका है कि केवल साइलेंस एक्सेप्टेंस, जनरल स्पीकिंग रूल में मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, और ये रूल बिल्कुल क्लियर है। और इसका लीडिंग केस है फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले का केस है। एक्सेप्टेंस आप किस तरह से दे सकते हैं? आप अपनी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, बाय परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आता है आपके सामने। ए है, वो ट्रेन से कहीं आया, वो ट्रेन से जैसे ही उतरा कुली उसके पास आया और कुली उसका सामान ले जाकर चलने लग गया। ये जो ए था वो इस कुली के पीछे पीछे चलने लग गया। यहाँ पर एक तरह से ए ने क्या करा? ए ने उससे पहले ये कहा कुली से रुको, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ या मैं तुम्हारे ऑफर को स्वीकार कर रहा हूँ। उसने कुछ बोला नहीं, बल्कि वो उसके पीछे पीछे चलने लग गया कुली के। इसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जो ए था वो उस कुली के द्वारा सामान लिए जाने का जो ऑफर था वो उसे एक्सेप्ट कर चुका था। वो अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से यह प्रदर्शित कर रहा था कि वो इस ऑफर को स्वीकार कर चुका है। चलिए भाई, हमने अभी यहाँ पे जान लिया एक्सेप्टेंस और उसके एसेंशियल्स को। अब हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को रिवीजन करेंगे। अब हम इसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं, जब आप अपने ऑफर को कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को, या अपने एक्सेप्टेंस को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? सबसे पहले जनरल स्पीकिंग बात करते हैं। भाई बहुत सिंपल है, या तो आप बाय वर्ड्स या फिर आप रिटन फॉर्मेट में किसी भी तरह से अपनी बात को आप सामने वाले तक पहुंचाएंगे, या हो सकता है आप अपने व्यवहार से ऐसा प्रदर्शित करें। आपको मेरी बात अब ज़्यादा समझ आ रही होगी क्योंकि मैंने अभी अभी आपको इसके एग्जाम्पल्स भी बताए हैं।
अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट कब होता है। ए है, उसने 11 जनवरी 2020 को, ए ने 11 जनवरी 2020 को एक ऑफ़र बनाया। उसने ऑफ़र बनाया बी के लिए कि वह उसे अपनी कार 5 लाख में बेचना चाहता है, क्या वो ख़रीदने के लिए तैयार है। ये ऑफ़र ए ने बाय लेटर बनाया है। ये जो लेटर है ऑफ़र का वो बी को मिला है 13 जनवरी 2000 को। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जिस दिन ये लेटर बी की जानकारी में आ गया है, जिस दिन ये लेटर बी की रिसीव हो गया है, बी की जानकारी में आ गया है, उस दिन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाता है। अच्छी तरह समझ लो, कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, बहुत इसमें कंफ्यूज रहते हैं। रिवीजन क्लास में भी अच्छी तरह समझा रही हूँ, समझ लो इसे। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आता है, अगर एमसीक्यू पेपर में जा रहे हैं तो एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन ऑफर उस दिन कंप्लीट होगा जिस दिन यह जो लेटर है ऑफर का, जिस दिन यह ऑफर उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाएगा जिसके लिए इसे बनाया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये कब कंप्लीट होगा? तो सबसे पहले आराम से समझना, अगर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ, देखो हमने अभी बात करी थी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की, अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, जो कि दो तरह से कंप्लीट होता है। एक ये कंप्लीट होता है अगेंस्ट ऑफरर, और एक ये कंप्लीट होता है अगेंस्ट ऑफरी यानी एक्सेप्टर। ठीक है, अब इन दोनों को अच्छी तरह समझो, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ए है, उसने अपनी कार को 5 लाख में बी को बेचना है। ए ने एक ऑफ़र बनाया था, कब बनाया था? 11 जनवरी 2020 को बनाया था। ये ऑफ़र 13 जनवरी 2020 को बी को रिसीव हुआ था। बी को ये ऑफ़र बहुत अच्छा लगा, इसलिए बी ने 15 जनवरी 2020 को अपना तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया बी ने। और बी ने जब ये लेटर पोस्ट कर दिया तो ये जो लेटर था, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए को रिसीव हो गया 17 जनवरी 2020 को। ठीक है, ये आपके सामने डेट लिख दी है, अब आप इसी के अकॉर्डिंग इसको समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहली बात, 13 जनवरी को क्या हुआ है? 13 जनवरी को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का रूल ये कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उस दिन कंप्लीट हो जाता है जिस दिन ये उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। 15 जनवरी 2020 को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, समझ लो क्या कह रही हूँ, एक सेकेंड रुको। पंद्रह जनवरी को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया? अगेंस्ट ऑफरर के कंप्लीट हो गया है। और 17 जनवरी को, जिस दिन ये ए को रिसीव हो गया, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर ऑफरी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है बाई चार्ट आपको ये? अब हम बात करते, अच्छा आप कम्युनिकेशन हमने पहले ही बताया था, आप बाई कंडक्ट भी कर सकते हैं, लीडिंग केस यही है इसका। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या जब एक बार ऑफर बना दिया गया है, समझना इसी चार्ट को बता दूंगी मैं, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल समझ लो। एक बार जब अगर कभी ऑफर बना दिया गया है तो क्या वो ऑफर अपने ऑफर को वापस ले सकता है? एक बार अगर एक्सेप्टेंस दे दी गई है तो क्या एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है? अगर हाँ तो ऐसा कब होगा? अगर हाँ तो ऐसा कब होगा, हमें अब ये जानना है। ये भी प्रॉब्लम बेस में क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू में जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, और अब आप इसे बाई चार्ट समझ लीजिए, आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्या है, ए ने 11 जनवरी 2000 को एक ऑफ़र बनाया कि उसे अपनी चेयर
बी को बेचनी है, कितने रुपए में? 5,000 रुपये में बेचनी है। बी को यह ऑफर रिसीव हुआ है 12 जनवरी को। इसका मतलब ये कि बी को 12 जनवरी को ऑफर रिसीव हुआ है। इसका मतलब ये हम यहाँ लिख देते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ, है ना। इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 12 जनवरी को कंप्लीट हो गया। अब बी की तरफ से 14 जनवरी को क्या करा गया है? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करा गया है। क्या करा गया है? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करा गया है 14 जनवरी को। इसका मतलब 14 जनवरी को क्या कंप्लीट हो गया? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये कंप्लीट हो गया। और ये जो इसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस था वो ए को रिसीव हुआ था 16 जनवरी को। इसका मतलब 16 जनवरी को क्या कंप्लीट हो गया? अब तो आंसर भी आपको पता होगा। अब हम बात कर रहे हैं रिवोकेशन की। अब हम सबसे पहले यहाँ बात करने जा रहे हैं ऑफर की। हम बात करने जा रहे हैं क्या जो ऑफरर है वो अपने द्वारा बनाए गए इस ऑफर को, भाई ऑफरर ने एक ऑफर बनाया, कब बनाया? 11 जनवरी को उसने ऑफर बनाया। पर ऑफर बनाने के बाद उसको लगा कि जो चेयर वो 5,000 में बी को बेचने वाला है वो तो गलत है, वो तो 10,000 की बिकनी चाहिए कम से कम चेयर यहाँ पर। अब इस संबंध में अब वो क्या करे? अब वो अपना ऑफर वापस लेना चाहता है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में जो ए है वो अपना ऑफर वापस कब ले सकता है, आप ये बताइए। तो यहाँ पर जो ए है ना वो अपना ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर, उसके अगेंस्ट, उसके बाउंड हो जाने से पहले, उस पर बाउंड हो जाने से पहले, यानी कि 14 जनवरी से पहले वो अपना ऑफर कभी भी वापस ले सकता है। अब सपोज करिए जो ऑफरी है, जो एक्सेप्टर है, उसे ऐसा लगा कि भाई हमने एक्सेप्टेंस तो दे दी 5,000 रुपये में चेयर खरीदने के लिए, पर ये चेयर इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है और ये सस्ते दाम में हमें कहीं और से भी मिल सकती है, ये तो गलत हो गया, हमें ये ऑफ़र, हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अब उससे अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेनी है। तो बी अपनी एक्सेप्टेंस वापस कब ले सकता है? तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर, यानी कि 16 जनवरी से पहले, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर, यानी 16 जनवरी से पहले कभी भी ये अपनी एक्सेप्टेंस को भी वापस ले सकता है। आई थिंक आपको ये चार्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जब ऑफ़र जो है, जब ऑफ़र बनाया गया है, हमने ये तो जान लिया कि जो ऑफरर है वो किन कंडीशन, वो हमने ये तो जान लिया कि जो ऑफरर है वो अपने ऑफ़र को कब वापस ले सकता है। अब हम ये जानेंगे कि वो अपने ऑफ़र को किन तरीक़ों से वापस ले सकता है, वो कौन से तरीके हैं जिसमें वो अपने ऑफ़र को वापस ले सकता है। भाई बहुत सिंपल सी बात है। ए है, उसने अपना डीवीडी प्लेयर 5,000 रुपये में वो बी को बेचना चाहता है। उसने यहाँ पर इस बात का ऑफ़र बनाया, पर अब उसे अपना ये ऑफ़र वापस लेना है। किन तरीक़ों से वो अपना ऑफ़र यहाँ इस संबंध में वापस ले सकता है, कब वापस ले सकता है, ये आप जान चुके हैं इस चार्ट में ही। अब वो ऑफ़र वापस लेने के तरीक़ों की बात हो रही है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप सामने वाली पार्टी को नोटिस दे दीजिए कि अब आप उसे अपना सामान नहीं बेचना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है इस संबंध में कि जो ऑफरर था, हो सकता है उसने उसे 15 दिन का टाइम पीरियड दिया था एक्सेप्टर को, 15 दिन का टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, या फिर एक रीज़नेबल टाइम पीरियड भी था वो भी ख़त्म हो चुका है, रीज़नेबल टाइम में भी एक्सेप्टेंस नहीं आई है, तो लैप्स ऑफ टाइम हो गया, ऑफ़र अपने आप रिवोक कर गया। या हो सकता है ऑफरर ने पहले कोई कंडीशन लगा दी हो, वो पहले कंडीशन प्रेसिडेंट, तो वो कंडीशन फुलफिल ना हुई हो। या हो सकता है, अब एक बात ध्यान से समझना, हो सकता है जब ए ने ऑफ़र बनाया, ऑफ़र बनाने के बाद में जो ए है वो मर गया या फिर वो पागल हो गया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या ऑफ़र रिवोक हो गया? तो इसका एक रूल है, वो याद रखना। इस कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में ए ने ऑफ़र बनाया,
ऑफ़र बनाने के बाद जो ए है वो मर गया या पागल हो गया। अब ऐसे में अगर यहाँ पर यह साबित कर दिया गया कि जिस वक्त बी ने अपनी तरफ से अपना एक्सेप्टेंस का जो लेटर था, जिस वक्त बी ने उसे पोस्ट किया था, अगर बी उस टाइम पर इस बात को जानता था कि ए मर चुका है या पागल हो चुका है, उसके बाद भी वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा है, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में यह ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी। पर अगर दूसरी कंडीशन रखते हैं, लेकिन अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब भी पोस्ट कर रहा है उसकी जानकारी में उस टाइम पर ये वाली बात नहीं है कि ए मर चुका है, तो हाँ, फिर उसका ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो ए के एलआर, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर एप्लीकेबल माना जाएगा। काउंटर ऑफर, ए ने कहा बी से कि वो उसे कार 5 लाख में बेचना चाहता है। बी ने कहा 5 में नहीं, हम 4.5 लाख में ख़रीदने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर ये ऑफ़र अब काउंटर ऑफ़र बन गया, ओरिजिनल ऑफ़र रिजेक्ट हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि जिस बात के लिए ऑफ़र बनाया गया है, अभी शुरुआत में तो वो सही लग रही है, पर बाद में हो सकता है वो किसी तरह से सब्सीक्वेंट इल्लीगलिटी, मतलब बाद में वो किसी तरह से बात वो कर पाना इल्लीगल हो जाएगा। अगर उसे करा गया तो इल्लीगलिटी कैटेगरी में चला जाएगा, तो ऐसा ऑफ़र अपने आप में ही बेमानी हो जाता है, अपने आप में ही ख़त्म मान लिया जाता है। तो इस तरह से आज की लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी रिवीज़न कर ली। आज के लेसन में हम रिवीज़न कर ले गए एक्सेप्टेंस को, उसके एसेंशियल्स को विथ लीडिंग केस। हमने आज ये जान लिया कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये कंप्लीट कब होता है और वो कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप अपने ऑफ़र को रिवॉक कर सकते हैं, अपने ऑफ़र को आप वापस ले सकते हैं। तो इसी के साथ फिर ठीक है, अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।